Hello you all, welcome to the channel. Today we are going to discuss is matter around us is pure. Okay, this is the chapter number 2 of class 9. You have to subscribe the channel if you had not subscribed yet, and you have to like the video if you are really enjoying our lessons, right? And we had already done about the matter. This is the introduction. We had already done pure substances, elements, metal, non-metal, metalloids, and our compound, right? सबको remember है. I guess everyone is remembering every concept that we had done. So today we are going to discuss about the activity number 2.10. Okay, so here all the bases are given, and there group 1 and group 2 what they had done we have to understand one by one. Okay, तो देखो ग्रुप 1 ने क्या लिया है. सबसे पहले they had took iron filing plus sulfur. They had just mixed, they had not reacted chemically, so they got a mixture which is, देखो एक चीज वन थिंग रिमेम्बर यहाँ पे करना अपना कि आयरन फाइलिंग जो होता है ग्रे कलर का होता है और सल्फर जो होता है येलो कलर का होता है. ठीक है, एंड आयरन प्लस सल्फर, जस्ट वी आर गोइंग टू हैव एन आयरन प्लस सल्फर एंड उसको रिएक्ट करवा देते हैं तो क्या बनेगा Fe प्लस S, दैट इज FeS, राइट. एंड दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, अब देखो इसका अपीयरेंस कैसा आएगा. इन दोनों में ने जो किया उसका अपीयरेंस कैसा आएगा. एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा. कैसे, आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस तो पता ही होगा. होमोजीनियस वो होता है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब उसमें यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजीनियस में वो यूनिफॉर्म नहीं होता, उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट. ये समझ में आ गया ना, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस. अब देखो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट को इनके रिएक्शन या इनके कंपाउंड या मिक्सचर के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा. तो यहाँ पे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी. हम जैसे मैग्नेट को लेकर आएंगे आयरन, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, राइट. और जैसे अट्रैक्ट होगा वो उसके बाद चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद तो हम ये कह सकते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें. लेकिन इस वाले में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी. क्यों, क्योंकि आयरन और सल्फर को मिला के नया कंपाउंड बना. इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले उनके एलिमेंट से बहुत डिफरेंट होती है. ये आगे हम अभी बात करेंगे. ठीक है, अब एडिशन ऑफ CH2, दैट इज कार्बन डाइसल्फेट, दैट इज कार्बन डाइसल्फेट. अब इसमें ग्रुप 1 के मिक्सचर में वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन ग्रुप 2 के कंपाउंड में सल्फर डिसॉल्व नहीं हुआ. अब ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ इसके आगे हम अभी जस्ट इसके बाद बात करेंगे. ठीक है, अब हमने रिएक्शन करवानी है. हमने रिएक्शन करवाई डाइल्यूट एसिड्स के साथ. डाइल्यूट एसिड्स के साथ हम जब रिएक्शन करवाए, दैट इज कैन टेक योर HCl या H2SO4. ठीक है, इसका नाम होता है HCl का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड H2SO4 को बोलते हैं हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड. यस, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. Fe में अगर हम इस वाले में आयरन प्लस HCl को डाल देंगे तो FeCl2 प्लस H2 निकलेगा. दिस H2 इज नोन एज H2 गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस. और ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है और कंबस्टिबल होती है. इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी अभी हम देखेंगे आगे. अब देखो FeS में इस वाले कंपाउंड में हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो कोई गैस तो इवॉल्व हुई. ठीक है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन्वॉल्व हो गई देखो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड इन्वॉल्व हो रही है ना, इवॉल्व. अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल होती है ना वो रॉटन एग की तरह होती है. इट्स स्मेल इज रॉटन एग, राइट. तो हम इतना इसमें ये पता लगा लिए कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं. अब हमें हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट देखना है. ठीक है, this is your hydrogen confirmatory test. So when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube from where the hydrogen gas is evolving, then it produce popping sound. अब मान लो यहाँ पे आपकी कोई टेस्ट ट्यूब थी, this is the test tube,
और यहाँ से मान लो हाइड्रोजन गैस इस तरह से इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। आपने कोई बर्निंग मैचस्टिक ले आई तो यहाँ पे कुछ पॉपअप साउंड जैसे आपके पटाखे होते हैं ना, वैसे कुछ बजने का साउंड आएगा कुछ, ठीक है। पॉप साउंड आप जानते होंगे, एवरीवन शुड बी फेमिलियर विद दैट, राइट। इस टाइप का आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा था कंफर्मेटरी टेस्ट। अब इसके आगे हम लोगों को क्यों सल्फर उसमें डिजोल्व हो गया था ये हमें जानना है, ठीक है। तो हम इसको जानते हैं, देखो कैसे होगा। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड था, राइट, एक लिक्विड होता है जिसमें कार्बन जो सल्फर होता है वो सॉल्यूबल होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। आप किसी भी मिक्सचर में आयरन फाइलिंग्स को जब मान लो आयरन फाइलिंग और सल्फर का मिक्सचर था, उसमें हमने जैसे CS2 ऐड किया, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड किया, वैसे ही सल्फर उसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब ऐसा व्हेन दिस मिक्सचर इज एडेड इज फिल्ट्रेट। अब हमने इस मिक्सचर को ना फिल्ट्रेशन के लिए रख दिया, मतलब फिल्टर कर दिया। तो क्या होगा, अब हमने इस मिक्सचर को अगर फिल्टर किया, द आयरन फाइलिंग्स आर ऑब्टेन्ड एज रेसिड्यू। जितनी भी आयरन फाइलिंग्स है देखो यहाँ पे आ गई, वो देखो ये वाला चीज होता है रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। और जो निकल के आ गया उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है, छना हुआ जिसे कहते हैं। और जो सल्फर डिजोल्व हुई थी CS2 में, वो फिल्ट्रेट की तरह निकल आई, ठीक है। दिस फिल्ट्रेट इज केप्ट फॉर इवेपोरेशन, तो CS2 get converted, that evaporated and pure sulfur is obtained, ठीक है। जैसे हमने इसमें डाला, मान लो कोई हमने मिक्सचर लिया था ये, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई मिक्सचर लिया था, ये आयरन प्लस सल्फर का, राइट। हमने आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया था, यहाँ पे हमने क्या डाला, CS2। अब इस मिलाने के बाद इसको क्या किया, इसमें डाला, तो इसमें जैसे डाला तो ये सल्फर तो नहीं आया, लेकिन हमारे पास आयरन आ गया, आयरन फाइलिंग सही, और बाकी सारा डिजोल्व हो गया। और जैसे ही मैंने इसको इवेपोरेट किया, वैसे ही क्या हुआ, सारा का सारा CS2 गायब, और सिर्फ सल्फर हमारे पास बचा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे सल्फर डिजोल्व हो रही है। और कंपाउंड में क्यों नहीं, कंपाउंड तो एक अलग ही प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए वहां पे डिजोल्व होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि ग्रुप 1 ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बनाया था और ग्रुप 2 ने एक कंपाउंड को बनाया, ठीक है। आई बात समझ में, यही मुझे आपको समझाना था इस एक्टिविटी में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंसेस पे। कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कंपाउंड और मिक्सचर होते क्या क्या है। सो कंपाउंड आर फॉर्म बाय 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट से बनते हैं। मेक श्योर यू आर राइटिंग एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर जो होता है ना, दे कैन बी फॉर्म बाय 2 और मोर कंपाउंड और एलिमेंट, या तो कंपाउंड है या फिर एलिमेंट, दोनों से किसी से भी मिल जा सकता है। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हो मतलब केमिकल रिएक्शन होती हैं, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एक केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है, वाइल मिक्सचर को बनाने के लिए नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। एंड अगर एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड के केसेस में जो हमारा एलिमेंट है वो एक फिक्स रेशियो में या फिक्स प्रोपोर्शन में हमारा मिक्स होगा, जिसकी वजह से वो एक कंपाउंड बनेगा। वाइल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं, हैव अ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Mixture is just like your pudding that we made in our home. We can make add more sugar, or we can make more salt, right? हम without any ratio हम डाल देते कुछ भी. That is your
mixture, right? A compound does not retain the property of its constituent. उसमें आप जो भी चीजें डाले उन्होंने, जैसे मान लो आपने पुडिंग बनाने के लिए अपने चावल मतलब राइस और योर मिल्क ने लिया और डाल दिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब आपने रिएक्ट करवाया तो एक नया इसका टेस्ट निकल आया। राइस का अलग टेस्ट होता है, मिल्क का अलग, शुगर का अलग, और वो बन के कुछ एक नया टेस्ट आ गया, राइट? तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट, अलग, तो बिल्कुल अलग है ना, कुछ इस टाइप से समझ सकते। लेकिन अगर मैंने मिलाया नहीं, सिर्फ जैसे पल्सेस और राइस उसको मिला के रख दिया, वो एक तरीके से मिक्सचर है। मतलब ये कि वो चावल और दाल को अगर अलग अलग कर दो वो अलग हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं है। तो यही हमने मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली थ्रू द स्पेशल मेथड और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इनके लिए हमें स्पेशल मेथड चाहिए, लेकिन मिक्सचर के लिए नो स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड, दे कैन बी डन बाय सिंपल केमिकल मेथड्स आल्सो। एंड कंपाउंड के लिए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जबकि मिक्सचर के लिए नो स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड कंपाउंड जो होता है H2O, जैसे एग्जांपल देखो H2O CH4, दैट इज मीथेन, NH3 अमोनिया, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे देखो सॉल्ट, मिक्सचर में सॉल्ट प्लस वाटर डाल दो, सल्फर प्लस CH2 या आयरन फाइलिंग प्लस सल्फर, anything that you can. You can also take mud plus water, this is also mixture, right? अब हम मिक्सचर के यस अब हमें मिक्सचर पढ़ना है, ठीक है। सो देखो मिक्सचर का, व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे आर नोन एज मिक्सचर या मिक्सचर इज ऑप्टिक। मिक्सचर हमारे टू टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पे वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, इसमें देखो द पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, अ पार्टिकल विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, या मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजीनियस में बाउंड्री कैन नॉट बी मार्क, जबकि इसमें हेट्रोजीनियस में हम मार्क कर सकते हैं, मतलब कि हम ये पता लगा सकते हैं कितने अमाउंट में कितनी चीजें प्रेजेंट, ठीक है। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर ट्रू सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन होता है, ठीक है, सस्पेंशन होता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो सॉल्ट प्लस सॉल्ट शुगर सोल्यूशन या लेमन वाटर, ये सारे होमोजीनियस, इसमें हम ये नहीं बता सकते नींबू का है पानी का है, राइट। होम हेट्रोजीनियस में जैसे आपका सैंड प्लस वाटर, चॉक प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, इनमें हम बाउंड्री मार्क कर सकते हैं ना, इस तरीके से। Before moving further, you have to subscribe the channel if you had not, and if you're really enjoying the video, then please hit that like button. अब हमें टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, okay? And this will our last topic for the day, and from tomorrow, yeah, in the next lecture we will do about the true solution or colloidal or suspension. That should be suspense for you guys, right? On the basis of the particle size, जितने पार्टिकल के साइज पे अभी तक हमने देखो क्या किया था, अभी इससे पहले हमने किसके बेसिस पे इनको किया था डिवाइड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। नाउ दिस इज द टाइम फॉर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल के साइज पे हम इनको थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और जिसे हम कोलाइड या सस्पेंशन को हम डायरेक्ट सस्पेंशन ही बोलते हैं, अगर ट्रू सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप एक टिंडल इफेक्ट के बारे में जान लो।
क्या होता है Tyndall effect? So it is the scattering of light by the particle of mixture, that is collider or suspension, due to which the path of light will become visible. ये बहुत कॉमन फिनोमिना है. आप इसका एग्जांपल देखो आपको समझ में आ जाए. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय द डस्ट पार्टिकल इन द डार्क रूम. मान लो कोई भी रूम था और ये पूरा का पूरा इसमें डार्कनेस थी. अब मैंने यहाँ पे कहीं से होल किया और सनलाइट को एंटर कराया, और जैसे आपने एंटर करा मान लो ये बीम था और यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स थे यहाँ पे डस्ट के आपको सारे के सारे दिखने लगे. दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. यही टिंडल इफेक्ट होता है. ठीक है. नाउ scattering of light in the canopy of the dense forest by the mist particle. ये आप सब जानते हैं जो कैनोपी होता है हमारा फॉरेस्ट के कैनोपीज, वो क्या करते हैं लाइट को स्कैटर कर देते हैं. इसके मतलब लाइट जो मिस्ट के पार्टिकल्स होते हैं कैनोपीज में उनको लाइट को एकदम स्कैटर कर देते हैं. दिस इज जस्ट लाइक योर रूम एंड yes, this is also known as Tyndall effect. Okay, for today I am done with you guys. Now you have to revise the lectures and you have to subscribe the channel, and if you are really enjoying the video then you have to just hit that like button. If you are doing the subscribe then it is very happily I am saying thank you for this. And one more thing, you have to take the screenshot for your note making. These are very important for your note making purpose. Okay, now just do this work and I'm ending the lecture with